अब आ जाते हैं पाथवे इन नर्वस सिस्टम। क्या पाथवे होता है नर्वस सिस्टम में, किस तरह से मैसेज जाता है, किस तरह से वो आता है, तो हम इसका पूरा पाथवे देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथवे इन नर्वस सिस्टम। दो तरह के पाथवे होते हैं, एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। एफरेंट क्या होता है? लेके जाने वाला, ठीक है, जाने वाला एफरेंट, और लेके आने वाला, ब्रेन तक लेके जाने वाला एफरेंट होगा। ब्रेन से कमांड और ऑर्डर लेके आने वाला पाथवे क्या होगा? इफरेंट पाथवे होगा। तो पहले एफरेंट देख लेते हैं। फ्रॉम रिसेप्टर द मैसेज आर कैरी टू द सीएनएस, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस पाथवे इज कॉल्ड एफरेंट नर्व पाथवे। ठीक है, रिसेप्टर से वही वाली कहानी, रिसेप्टर से मैसेज लिया, उसको ब्रेन तक लेके जाने वाला पाथवे कौन होगा? एफरेंट होगा। और आप खुद बताएं कि एफरेंट में कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे? सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, रिसेप्टर से मैसेज लिया, उसको सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से ब्रेन तक मैसेज दिया, तो ये पाथवे क्या हो गया? एफरेंट हो गया। अब फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम द मैसेज है ट्रांसफर टू द इफेक्टर, दिस पाथवे इज कॉल्ड इफरेंट। नर्वस सिस्टम से जो पाथवे लेके आया इफेक्टर तक, ये क्या हो गया? इफरेंट पाथवे हो गया। क्या हो गया? इफरेंट पाथवे। इसमें कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे? इसमें होंगे मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। नर्वस टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमने कहा था दो तरह के नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स अगेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, एंड न्यूरोग्लिया क्या है? सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं। तो पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स विच कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट हुए होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के, जो कि जनरेट करता है और कंडक्ट करते हैं इम्पल्स, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। Now come to the structure of the neurons. Neurons are different from each other according to the size, shape, but the structure of neuron consists of three parts. वैसे न्यूरॉन्स के शेप, साइज वगैरह डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर सबका क्या है? सेम है, जिसमें तीन पार्ट आ जाते हैं, एक्सॉन और सोमा और सेल बॉडी आ जाता है, फिर डेंड्राइट आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं एक्सॉन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोमा से। ईच न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी और सोमा कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनल एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. Little granules, which are a group of tribosome along with rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, are present in the cell body. देखिए ये जो डायग्राम में आपको पिंक कलर का बड़ा सा swollen पार्ट दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास सेल बॉडी है। क्या है वो? सेल बॉडी, या दूसरा नाम इसका क्या है? सोमा। सोमा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर में, ठीक है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, और इसके पास निजल ग्रैन्यूल होते हैं। निजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपोज हुए होते हैं किसके ऊपर? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। वो एक वेसाइकल टाइप के सब, वेसाइकल के अंदर ये तीनों चीज़ें ना वो हुई होती हैं, अंदर होती हैं, और वो वेसाइकल क्या कहलाता है? निजल सब्सटेंस कहलाता है। ये जो निजल ग्रैन्यूल है ये सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर होती है, ये बाकी किसी बॉडी के स्ट्रक्चर में नहीं मौजूद होता। इसका फंक्शन क्या होता है? द सेल बॉडी ऑफ सोमा इज द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स. सोमा रिसीव मैसेज टू द डेंड्राइट्स एंड कन्वे टू द एक्सॉन. एक तो सबसे मेन क्या है कि ये न्यूट्रिशनल पार्ट है, ठीक है, सारा न्यूट्रिशन जो न्यूरॉन को देता है वो कौन सा आता है? सोमा ही देता है, वो ही सब मैनेज करता है। इसके अलावा इसकी जो देखिए एक इसके पास से जो ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है चारों तरफ से, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स के ऊपर कोई भी मैसेज आता है वो डेंड्राइट्स तक आता है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करती हैं कि कोई भी स्टिमुलस जो आता है वो डेंड्राइट्स रिसीव करती है, फिर वो सोमा को देंगी, सोमा इसको ट्रांसफर करेगी कहाँ? एक्सॉन को. फिर आ जाते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या है? फ्रॉम अ सोमा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक टर्मिनल ब्रांचेस अराइजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. डेंड्राइट रिसीव स्टिमुला एंड कन्वर्टेड टू द सोमा. डेंड्राइट क्या करती हैं? सोमा से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या करती हैं? कोई भी स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और उसको सोमा को ट्रांसफर करती हैं. ये काम होता है डेंड्राइट्स का. फिर डेंड्राइट्स हो गए, डेंड्राइट्स के बाद सोमा हो गई, सोमा के बाद हमारे पास आता है एक्सॉन. एक्सॉन क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है सोमा की ही, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन. क्योंकि डायग्राम में देखें ब्लू पिंक कलर की पूरी जो एक्सटेंशन है वो कहलाती है एक्सॉन. द अनब्रांच सिंगल लॉन्गेटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच यूजुअली अराइज अपोजिट टू द डेंड्राइट्स आर कॉल्ड एक्सॉन. देखिए डेंड्राइट्स के अपोजिट होती है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है जो कि सोमा से ही अराइज होती है, कहलाता है एक्सॉन. फिर आता है एक्सॉन हाइलॉग. एक्सॉन ओरिजिनेट फ्रॉम अ pyramid like area of soma called axon hillock. देखिए एक्सॉन है, एक्सॉन के पास जो ट्रायंगुलर सा एरिया दिख रहा है ना जहाँ से ये एक्सॉन अराइज है, ठीक है, सोमा है, सोमा के पास जो ट्रायंगुलर एरिया है, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया,
उसे हम कहते हैं एक्सॉन हाईलॉग। उसके बाद से क्या अराइज है आपके पास, एक्सॉन अराइज है, ठीक है। सोमा, सोमा के बाद एक्सॉन हाईलॉग, ट्राइंगुलर एरिया डिप्रेशन टाइप का होता है, यहाँ से अराइज होता है आपके पास एक्सॉन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, जो डिप्रेशन ट्राइंगुलर पार्ट है, हम कहते हैं एक्सॉन हाईलॉग। फिर जो सोमा है, एक्सॉन जो है, एक्सॉन खत्म होता है एक बल्बस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये जो देखिए बल्बस एंडिंग है इसकी, ये कहलाते हैं एक्सॉनिक टर्मिनल। क्या कहलाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। एट द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन जहाँ खत्म होते हैं तो बल्बस से हेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एट टर्मिनल एंड ऑफ एन एक्सॉन मैनी फाइन ब्रांचेस आर प्रेजेंट कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। फिर आ जाती है एक और चीज, माइलिन शीट। द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन इज एनक्लोज्ड बाय लेयर ऑफ फैटी सब्सटेंस नोन एज माइलिन शीट, द सर्व एज इंसुलेटिंग लेयर। देखिए येलो कलर की जो बनी हुई है डायग्राम में, ये होती है माइलिन शीट। माइलिन शीट कौन फॉर्म करता है, न्यूरोग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लिया फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसुलेशन के तौर पे काम करते हैं, इंसुलेट करते हैं। नर्व इम्पल्स फिर जो है बाकी सारे एरिया से पास होती है एक्सेप्ट दीज माइलिन शीट्स। Types of neurons. Functionally, neuron can be divided into following types: sensory neuron, motor neuron and interneuron. देखिए न्यूरॉन्स जो हैं वो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी, एक होते हैं मोटर और तीसरे होते हैं इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है जो सेंस करेगा, ठीक है। जो सेंस जो है ना, सेंसेशंस जो है वो ब्रेन तक लेके जाएगा, वो होगा सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम करेगा, वो ब्रेन में काम करेगा। देखिए कोई भी स्टिमुलस था, गर्म थी चीज़, ठंडी थी, कोई भी स्टिमुलस था, वो लेके कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर ने सेंस किया, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक लेके गया। ब्रेन में उसको कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन उसको पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा और आगे कमांड देगा, इंटर न्यूरॉन। ब्रेन के अंदर कौन काम करते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ने उसको देखा, समझा, फिर इंटर न्यूरॉन ने मैसेज दिया किसको, मैसेज दिया ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, समझा, ट्रांसलेट किया। फिर ब्रेन ने जब समझ लिया, उसके बाद ब्रेन ने एक मैसेज दिया कि भाई अगर ये गर्म चीज़ है इसमें से हाथ हटा लो। तो ये किसके थ्रू मैसेज दिया उसने, मोटर न्यूरॉन के थ्रू दिया, जिसकी वजह से कोई ना कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होगी। फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके आया और हमने हाथ क्या करा, विड्रॉ किया। आपने हाथ विड्रॉ कर लिया, तो ये किसने किया, मोटर न्यूरॉन ने किया। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसेस लेके जाएगा, सेंसेशन लेके जाएगा ब्रेन तक। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन में काम करेगा। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज जो है दोबारा से लेके आएगा, ठीक है। मैसेज लेके जाता कौन है, सेंसरी न्यूरॉन, लेके आता कौन है, मोटर न्यूरॉन, जिसकी वजह से कोई ना कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होगी, या मसल्स मूव करेंगे या स्केलेटन मूव करेगा, व्हाटएवर। अब हम इसकी यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। Sensory neuron. The neuron which transmit impulse from receptor to the nervous system is called sensory neuron और receptor neuron। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि रिसेप्टर से जो है सेंसेशन ये लेके जाएगा ब्रेन में। तो यही लिखा है कि जो रिसीव करेगा रिसेप्टर से और उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, विच ट्रांसमिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड लेके आएंगे मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से इफेक्टर ऑर्गन तक, वो होंगे मोटर न्यूरॉन। फिर आएंगे इंटर न्यूरॉन। द न्यूरॉन प्रेजेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो सेंसरी और मोटर के दरमियान में मौजूद है, ठीक है, वो कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। ये कहाँ मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। और मैंने आपको इसका वर्किंग बता दिया था कि ये कॉम्प्रीहेंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और ब्रेन को समझाते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेन का। न्यूरॉन होता है ब्रेन का, नेफ्रॉन होता है किडनी का, ठीक है। मिक्स मत करिएगा, आप ये बच्चे बहुत मिक्स कर देते हैं नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन को। ये रिसीव करता है स्टिमुलाई और ट्रांसफ़र करता है इसको टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्टिमुलस को रिसीव करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद वहाँ से कमांड लेके मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से इफेक्टर ऑर्गन को देता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसके बाद आ जाते हैं न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल। व्हाट इज़ न्यूरोग्लिया, व्हाट इज़ ग्लायल सेल। देखिए ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं। उन न्यूरॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में टिश्यूज़ मौजूद हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है। ग्लायल सेल्स ही वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो बिटवीन द नेफ्रॉन मौजूद है, जो उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, उनके दरमियान में मौजूद है। ये न्यूरोग्लिया भी कहते हैं या फिर ग्लायल सेल भी कहते हैं, आप पढ़ लेते हैं। Neurons in CNS are associated with another type of cells called neuroglia.
these smaller cells separate neuron from one another. न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के साथ साथ एक और तरह के सेल पाए जाते हैं जिसे हम ग्लायल सेल्स कहते हैं. ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से. ये इसके अलावा स्ट्रक्चर और फंक्शनल टाइप भी होते हैं. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी, इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी कि कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और फंक्शन तो इसका आपने देख ही लिया है कि क्या है. ये सेपरेट कर रहे हैं दो न्यूरॉन्स को. इसके अलावा ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के तौर पर भी काम करते हैं. फंक्शन क्या होते हैं? दे फॉर्म माइलिन शीट एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रॉफिक एंड फेगोसाइटिक फंक्शन. दे अकर इन सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टाइप. इसकी बहुत सारी फॉर्म्स में ये पाया जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से ये होता है ब्रेन के अंदर. इसके अलावा एक और फंक्शन इसका क्या है कि ये माइलिन शीट बनाता है. माइलिन शीट क्या होती है? एक कवरिंग होती है. न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, मैं बताऊंगी. तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में जब हमने पढ़ा था कि माइलिन शीट होती है. माइलिन शीट क्या होती है कि उसको जो ना इंसुलेटर के तौर पे काम होती है. छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन पे बने हुए होते हैं. ठीक है, पैकेट फॉर्म में होती है, एक्सॉन में मौजूद होती है. करती क्या है ये? इंसुलेशन के तौर पे काम करती है. इंसुलेशन किससे? इलेक्ट्रिक चार्ज से. क्योंकि न्यूरॉन जो है वो ब्रेन में मैसेज किस फॉर्म में भेजते हैं? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में भेजते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होती है. तो ये क्या करते हैं? इंसुलेशन के तौर पे काम करते हैं. तो इसकी एक तो ये माइलिन शीट बनाती है. तो माइलिन शीट बनी हुई किसकी होती है? ग्लायल सेल्स की बनी हुई होती है. तो एक फंक्शन इसका समझ में आ गया कि ग्लायल सेल्स है माइलिन शीट फॉर्म करती है. दूसरा क्या है कि ये फेगोसाइटिक फंक्शन के तौर पर भी काम करते हैं. ट्रॉफिक एंड फेगोसाइटिक. ट्रॉफिक फेगोसाइटिक क्या होता है कि न्यूरॉन जो भी कुछ रिलीज करता है एक्स्ट्रा जो है, ये उसको भी फेगोसाइट करके रिमूव कर देती है. ठीक है, उसको भी ये वहाँ से न्यूरॉन से लेके जाती है. तो एक फंक्शन इसका ये हो गया, एक फंक्शन इसका माइलिन शीट वाला हो गया. इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टाइप्स और भी होती हैं. फिर हमारे पास आते हैं नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है तो आपने आराम से समझना है. मैं आपको समझाऊंगी, आई होप आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. तो नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं और ब्रेन में मैसेजेस फॉर्म में लेके जाते हैं, वो कहलाती है नर्व इम्पल्स. अब मैसेज किस तरह से जाता है, किस तरह से स्टिमुलेशन होती है, क्या सारी कहानियाँ होती हैं, ये हमने पढ़ना है इस टॉपिक में. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इसका होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सेकंड होता है एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन, और फिर होता है साइनेप्स. सबसे पहले हम पढ़े थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्ट में क्या पोटेंशियल है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग हालत में न्यूरॉन की कंडीशन कैसी है, वो कैसा दिखता है, क्या चीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमने डिस्कस करना है. तो रेस्टिंग जैसे, अच्छा एक और बात, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन. This difference in charge between the inner and outer surface is non-conducting neuron is -65 called the resting membrane potential. जो टिपिकल रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन्स की, रेस्टिंग कंडीशन कैसे कि जैसे अभी मेरे माउथ के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, मुंह के जो रिसेप्टर है, टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड है, रिसेप्टर्स हैं, ये अभी रेस्ट में है. मेरे मुंह में कोई फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये रेस्ट में. जब ये रेस्ट में है तो न्यूरॉन्स भी रेस्ट में होंगे. तो उस न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन की उस वक्त क्या हालत होगी, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी, हम ये पढ़ रहे हैं. तो उस रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन के आउटसाइड जो है मोर पॉजिटिव चार्ज होता है देन इनसाइड. इनसाइड जो होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है और आउटसाइड क्या होता है, वो पूरा पॉजिटिव होता है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं. और ये पोटेंशियल होता है कितना है, जो वोल्टेज है, जो डिफरेंस इन चार्ज है कितना होता है, ये -65 मिली वोल्ट होता है. कितना होता है? -65 मिली वोल्ट. इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग कंडीशन पे जो मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. This polarity is due to the unequal distribution of ions across the न्यूरोलीमा. न्यूरोलीमा क्या होती है? जैसे हम मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं, वैसे हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलीमा. तो ये क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कुछ आयंस की, जिसकी वजह से जो है ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है न्यूरोलीमा के ऊपर. फैक्टर्स कौन होते हैं, किसकी वजह से, किन आयंस की वजह से होते हैं, कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं? तो उसमें सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं. There is a greater concentration of sodium ion outside than inside the membrane. Similarly, potassium ion are concentrated more inside than outside. This is attributed to the activity of ATP-driven sodium potassium forming neurolema. ये क्यों होता है? ये जो पोटेंशियल होता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम आयन की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें क्या होती है. जो सोडियम है वो बाहर ज़्यादा होंगे
न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होंगे और न्यूरॉन के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है कि सोडियम कहाँ ज़्यादा होते हैं, आउटसाइड, पोटेशियम कहाँ ज़्यादा होते हैं, इनसाइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब पूरा ये प्रोसेस हो जाता है ना एक्शन पोटेंशियल के बाद, तो इसको दोबारा से नॉर्मल जो करता है, एक एटीपी पंप होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, एक एटीपी ड्राइवन पंप होता है जो एटीपी के इस्तेमाल से चलता है। वो क्या करता है, दोबारा से कंसंट्रेशन को नॉर्मल कर देता है। ये मैं भी आपको एक्शन पोटेंशियल में डिटेल में बताऊंगी। So this is called resting membrane potential. Now second step is action potential. When neuron is stimulated, reversal of the polarity of neurolemma occur. First change to +40, then restores to -65 again is called action potential. This action potential is extremely rapid as it occurs in a few milliseconds. क्या होता है कि अब मैंने कुछ खाना खाया, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स मेरे स्टिमुलेट हुए, टेस्ट रिसेप्टर्स ने जो है मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन को दिया, न्यूरॉन से स्टिमुलेट हुआ, ठीक है। जब मैंने खाना खाया तो अब क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल हुआ, अब स्टिमुलेशन हो रही। तो किस तरह से स्टिमुलेट होता है, तो होता क्या है कि जैसे ही स्टिमुलस आया तो जो न्यूरोलीमा की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होगी कैसे, -65 से क्या हो जाएगी, +40 हो जाएगी। फिर +40 के बाद क्या होगी, दोबारा से रीस्टोर होकर -65 हो जाएगी। तो ये जो चेंज हुई और दोबारा से रीस्टोर हुई, इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये इतना रैपिड होता है, इतना सडन होता है कि ब्लिंकिंग ऑफ आई कैसे होती है उससे भी ज्यादा तेज स्पीड में जो ना ये प्रोसेस होता है। दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वही फैक्टर्स होंगे, वही आयन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं। क्या याद कराया था मैंने, सोडियम कहाँ ज्यादा होते हैं, आउटसाइड ज्यादा होते हैं, एंड पोटेशियम कहाँ ज्यादा होते हैं, इनसाइड ज्यादा होते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल इन द न्यूरोलीमा। ये चेंज जो होता है, ये पोलैरिटी जो चेंज होती है, सोडियम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, तो कैसे आते जाते हैं, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बहुत सारे गेट लगे हुए हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। तो कुछ दरवाजे सोडियम के लिए मखसूस है, कुछ दरवाजे पोटेशियम के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ जहाँ से सिर्फ लेडीज आएंगी, यहाँ से सिर्फ मेल्स आएंगे। तो इस तरह से कुछ दरवाजे सिर्फ सोडियम के, कुछ दरवाजे सिर्फ पोटेशियम के। ये जो दरवाजे हैं, ये जो गेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, चैनल्स। क्या बोलते हैं, चैनल। सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल। जहाँ से सोडियम एंट्री करके मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, सोडियम डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता या पोटेशियम डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता, इनको एक दरवाजे की जरूरत होती है, उस दरवाजे से घुस के ही अंदर आते हैं। तो वो चैनल क्या कहलाते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। तो इन चैनल्स के थ्रू ये अंदर आते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है। अब हमने देखना है क्या, किस तरह से ही कौन अंदर आता है या कौन बाहर जाता है, ये हमने अब देखना है। Sequence of membrane potential changes associated with an action potential. Resting potential of sodium gets open and sodium diffuse into the cell, causing depolarization of the membrane from negative to 0 and then proceed up to 40. होता क्या है, जैसे ही स्टिमुलस आया, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, वैसे ही रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सोडियम गेट ओपन होंगे। सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम गेट जब ओपन होंगे तो सोडियम अंदर जाएगा। सोडियम अंदर जाने के बाद बाकी सारे गेट की कुंडी भी खोल देगा, बाकी सारे सोडियम की कुंडी भी खोल देगा, बाकी सारे सोडियम गेट भी ओपन हो जाएंगे। तो सोडियम अंदर आता जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगा, जब पॉजिटिव आयन अंदर आएगा, तो जो पोलैरिटी है -65 से पहले हो जाएगी 0, ठीक है, पहले 0 हो जाएगी, फिर वो राइज होकर दोबारा से क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +40। तो ये जो पोलराइजेशन लॉस हो रही है -65 से +40 जो हो रही है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। देन सोडियम गेट क्लोज एंड पोटेशियम गेट्स ओपन। एक लिमिट है कि 40 तक, +40 तक जितना जब मेम्ब्रेन अचीव हो गया ना, पोटेंशियल आ गया, उसके बाद क्या होगा, सोडियम गेट बंद हो जाएंगे। सोडियम की एंट्री अब बंद हो गई। अब क्या हो जाएंगे, पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे। पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे और पोटेशियम क्या होगा, आउटसाइड मूव करेगा। देखा, सोडियम जब बाहर था तो इसीलिए सोडियम बाहर से अंदर आया, पोटेशियम अंदर था, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो ये क्या कर देगा, रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। पोटेशियम डिफ्यूज आउट, कॉजिंग अ रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे और दोबारा से वो बाहर जाएंगे। जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो अंदर से पॉजिटिविटी क्या हो रही है, कम हो जाएगी, ठीक है। जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो अंदर से पॉजिटिविटी कम हो रही है। जब पॉजिटिविटी कम हो रही है तो मेम्ब्रेन के ऊपर दोबारा से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और दोबारा से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, +40 से कितना हो जाएगा, -65 हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। देन सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड रेस्टिंग पोटेंशियल।
देखिए दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, रेस्टिंग कंडीशन में था, तो हमारे पास क्या था, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो आउटसाइड था देन इनसाइड। इलेक्ट्रिकली चार्ज आउटसाइड पॉजिटिव था, इनसाइड नेगेटिव था। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -65 था। ये रेस्टिंग कंडीशन थी। अब हमने कुछ खाना खाया, स्टिमुलस आया। जब स्टिमुलस आया तो सोडियम गेट ओपन हुए। सोडियम गेट ओपन हुए तो सोडियम अंदर गया। सोडियम अंदर गया जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हुई। पोलैरिटी चेंज हुई तो -65 से 0 हुई और +40 हो गई। ये 40 को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।